नमस्कार। हर संडे की तरह आपके साथ जुड़ा हूं। आप जानते ही हैं कि हम लोग केवाईसी रिलेटेड मैटर्स के ऊपर सीरीज कर रहे हैं और गोपाल जी ढक्कन हमारे साथ है। इनका अनुभव बहुत है। मैंने पिछले संडे में आपको इनका इंट्रोडक्शन दिया था। बहुत ही पहुंची हुई चीज है केवाईसी और उसके रिलेटेड कंप्लायंसेस के बारे में। तो गोपाल जी, थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम विद अस एंड ज्वाइनिंग अस वंस अगेन। मेरा पहला सवाल तो ये होगा कि पिछले संडे हम जो बात कर रहे थे उसमें अगर कोई पॉइंट रह गए तो वो कवर कर देना। और ओके उसके सर। बाद में मेरा मेजर क्वेश्चन जो रहेगा वो हमारा रिजर्व बैंक का जो गाइडलाइंस है उसके बारे में, और आधार ओवीडी, आधार में अगर ओवीडी नहीं है उसके बारे में रहेगा। एंड देन द फोकस विल बी ऑन द स्मॉल अकाउंट एंड बीएसबीडी अकाउंट, द डिफरेंस बिटवीन द टू एंड व्हाट द बैंक शुड बी डूइंग। सो फ्लोर इज ऑल योर्स, प्लीज टेक इट अप। ओके सर। या चलिए सर, थैंक यू। या मैं थोड़ा जो लास्ट संडे हमने बात की थी उसका एक क्विकली एक रिवीजन कर देता हूँ सर। या तो उसमें सबसे पहला हमने लास्ट संडे ऐसी बात की थी कि अगर किसी इंडिविजुअल का अकाउंट ओपन करना है तो उसमें क्या करना है, जिसमें हम्म हमने दो चार एग्जांपल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। हम्म जिसमें फर्स्ट मतलब सबसे इंपॉर्टेंट इज थ्री कंडीशन। सबसे हम्म पहली कंडीशन क्या है कि बैंक को किसी भी पर्सन का अकाउंट ओपन करना है तो उसको आईडी प्रूफ लेना है और उस आईडी प्रूफ में उसका अपडेटेड एड्रेस होना चाहिए, तो इट इज वैलिड। ओके। फिर दूसरा हम कंसिडर कर रहे थे कि आईडी प्रूफ में अगर अपडेटेड एड्रेस नहीं है तो उसके साथ हमें एड्रेस प्रूफ में लाइट बिल है, टेलीफोन बिल है, यूटिलिटी बिल है, वो लेना है। इट हम्म इज कॉल्ड फॉर डीम्ड ओईडी। सर्कुलर में ओके उसका नाम दिया गया है डीम्ड ओईडी। तो हम ओके उसके हिसाब से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसकी वैलिडिटी रहेगी सर 3 मंथ्स। ओके। 3 महीने में जो आईडी प्रूफ दिया है उसमें उसका अपडेटेड एड्रेस होना होना चाहिए। चाहिए, लेकिन ये अपडेटेड बैंक बैंक को देखती देना नहीं है। है ज्यादा। जनरली वही मैं बताने वाला था सर कि हाँ सीबीएस में ऐसे पैरामीटर जनरली होते ही नहीं है कि हाँ। 3 महीने में उसका अपडेटेड एड्रेस करके बैंक को कितने अकाउंट में लेना है। करेक्ट तो यहाँ पे लैप्सेस रहती है सर। करेक्ट करेक्ट। हाँ, और हम्म उसमें एक एक्सेप्शन रिजर्व बैंक ने ऐसा दिया था कि अगर ओवीडी में एज ए आईडी प्रूफ वो कस्टमर आधार कार्ड दे रहे और उसमें अपडेटेड नहीं रहे और वो एक सिंपल डिक्लेरेशन दे रहा है तो उसके हिसाब से भी बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है। तो यहाँ तक हमने एक डिस्कशन किया। करेक्ट। उसमें दो चार पॉइंट से थोड़ा ऐड कर देता हूँ हम्म कि अगर आप एज ए आधार कार्ड से अकाउंट ओपन कर देते हैं और एक सिंपल डिक्लेरेशन ले रहे हैं तो मैं ऐसा बताऊं कि बैंकों का एक एडिशनल ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए जो सर्कुलर में नहीं दिया गया है, लेकिन मैं हाँ। अपने हिसाब पर्सनली बता रहा हूँ कि अगर आप डिक्लेरेशन के हिसाब से कर रहे हैं तो इट इज वैलिड, लेकिन हम्म बैंक को एडिशनल ड्यू डिलिजेंस उसका एक एड्रेस वेरिफिकेशन पॉजिटिव कंफर्मेशन देके कर लेना चाहिए हम्म एज ए एडिशनल ड्यू डिलिजेंस। हम्म और जनरली बताओ तो चेक बुक ऑनलाइन मतलब फिजिकल या पोस्टल से भेज सकते हैं, थैंक्स का लेटर भेज सकते हैं, जी वो भी कर सकते जी हैं। जी अब जी। दूसरी एक एडिशनल कंडीशन इसमें ऐसी है सर कि ये सारे आईडी प्रूफ लेने अपडेटेड एड्रेस से नहीं है तो आधार कार्ड लेना है, आधार कार्ड नहीं है तो सिंपल डिक्लेरेशन लिया। ये हम्म कंडीशन कंटिन्यू। उसमें एडिशनल कंडीशन एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सर्कुलर में ऐसी है कि बैंकों को ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ नेचर ऑफ बिजनेस कि अकाउंट होल्डर का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है और उसका फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कस्टमर क्या है, करेक्ट उसके रिलेटेड भी एक डॉक्यूमेंटेशन लेना है। करेक्ट जनरली मैं बताऊं ना तो यहाँ पे काफी सारी लैप्सेस रहती है। करेक्ट। हाँ, और ये एब्सोल्युटली करेक्ट। एक्सेप्शन, ये जो कंडीशन सर मैं बता रहा हूँ ना हम्म वो सिर्फ करंट अकाउंट के लिए है ऐसा नहीं है, ये सबके सारे लिए है। अकाउंट। हाँ, सबके लिए है। और दूसरी एक बात बता देता हूँ सर, रिजर्व बैंक ने अपने सर्कुलर में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि सेविंग अकाउंट के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए, करंट अकाउंट के लिए ये डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। ये तो बैंक ने अपने कन्वीनियंस के लिए ऐसे बाइफर्केशन किए हैं। तो ये उनके केवाईसी पॉलिसी में भी होना जरूरी है, बैंक की पॉलिसी में भी है। एग्जैक्टली सर, वो हाँ। पॉलिसी में अगर आते हैं तो आपको डिफेंस अच्छा मिलता है। तो आपको सर, एक वो बताइएगा। इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा सर। सर पूछूं, मैं पॉलिसी में भी अगला सवाल आपको पूछूं। इंफॉर्मेशन करना। हाँ हाँ, पूछ सकते हाँ। हैं सर। हम लोग ये जानना चाहेंगे कि ये जो स्मॉल अकाउंट और बीएस बीडीए अकाउंट,
इसमें क्या डिफरेंस है, क्या कंप्लायंस है, क्या मैंडेटरी एलिमेंट्स है, बैंक को क्या करना चाहिए? क्योंकि रिजर्व बैंक इसके बारे में बहुत परेशान करती है इंस्पेक्शन में। एग्जैक्टली सर। उसके बारे बिल्कुल में हम बिल्कुल। लोग अगर बैंक ने क्या करना चाहिए अगर आप बता देंगे तो बहुत बिल्कुल सर। सहूलियत होगी। एग्जैक्टली सर। क्या? तो पहले मैं बीएसबीडी के जो कैरेक्टर है वो बता देता हूँ, और फिर मैं स्मॉल अकाउंट के भी कैरेक्टर जो जो है वो भी आपको बता देता हूँ सर। जी। तो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अपना बीएसपीडी अकाउंट ओपन कर सकता है, ओके। इंडिविजुअल पर्सन। ओके। लेकिन उसमें फर्स्ट कंडीशन ऐसी है कि उसका नॉर्मल सेविंग अकाउंट नहीं होना चाहिए। सपोज मेरा ऑलरेडी सेविंग अकाउंट है और मैं नया बीएसपीडी अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ, तो नॉट पॉसिबल। ओके। दूसरी कंडीशन ऐसी है कि मेरा बीएसपीडी ऑलरेडी है और मैं दूसरा ओपन करना चाहता हूँ, तो वो भी पॉसिबल नहीं है सर। एक ही ओके। होना चाहिए। ओके। अगर ये दूसरा मेरा सेविंग अकाउंट सपोज है या दूसरा बीएसपीडी अकाउंट है, तो उसको मुझे 30 डेज में क्लोज करना पड़ेगा एज अ बैंक। अच्छा, ये हाँ, रेगुलेशन में लिखा है? लिखा है सर। हाँ। ओके। 30 डेज में क्लोज करना है। और कस्टमर से एक डिक्लेरेशन ऐसा लिख लेना है सर कि बीएसबीडी अकाउंट मेरा दूसरी भी कोई बैंक में नहीं है। ओके। सब, मैं एक्स बैंक में मेरा अकाउंट है और वाई बैंक में भी बीएसबीडी अकाउंट है, तो जहां पे मैं अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, तो कस्टमर से ऐसा डिक्लेरेशन लेना है कि मेरा दूसरी भी कोई बैंक में बीएसबीडी अकाउंट नहीं ये है। बैंक तो नॉर्मली करती नहीं है लेकिन। हाँ, एग्जैक्टली सर। यहाँ पे ये थोड़ा लैप्सिस आ जाता है। हम्म। ये लैप्सिस ओके। आ जाता है। ओके। और दूसरा एक बीएसबीडी का जो पैरामीटर है वो थोड़ा क्विकली मैं रीकैप कर कैरेक्टर्स, देता हूँ। कैरेक्टर्स। कैरेक्टर हाँ। कैरेक्टर ऑफ द हाँ। बीएसबीडी। हम्म। तो उसमें ऐसा है सर, बीएसबीडी अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके। और साथ में फ्री ऑफ चार्जेस कई सारी फैसिलिटी बैंक को देना है, हम्म। विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम बैलेंस। ओके। जिसमें वो कैश डिपॉजिट कर सकता है, विड्रॉल कर सकता है, एटीएम से भी कर सकता है। फिर हम्म। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की कोई जनरली लिमिट नहीं रहती है, और मिनिमम 4 विड्रॉल इन पर मंथ होने चाहिए। ओके। और एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड दे रहा हो, तो उसमें भी कोई चार्जेस जनरली नहीं लेने रहे। हम्म। तो यहाँ पे भी मतलब काफी सारे बैंक को जब बीएसपीडी अकाउंट ओपन करते हैं, तो एटीएम के चार्जेस बाय डिफॉल्ट सारे अकाउंट होल्डर में बाय लग डिफॉल्ट जाते हैं। हो जाता है। वो सीबीएस में एक अलग हेड अगर खोलेंगे तो ये आसान होगा, हाँ, लगेंगे नहीं फिर। एग्जैक्टली सर। हाँ। तो हाँ। अगर अलग से ऐड होगा, और आपको ये कंडीशन डालनी पड़ेगी कि बीएसबीडी में ये डेबिट कार्ड के चार्जेस एप्लीकेबल नहीं होंगे, करेक्ट, 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 तभी सिंपल होगा सर। कंप्लायंस है लेकिन बैंक्स फॉरगेट दिस। हाँ, एग्जैक्टली सर। और मैं बताऊं ना सर, काफी सारे बैंकों को इसके रिगार्डिंग भी पेनल्टी हो चुकी है सर। बिल्कुल, बिल्कुल, इसीलिए ये सवाल हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली सर। या। या। अब मैं बता देता हूँ सर रिगार्डिंग स्मॉल अकाउंट। या। तो जनरली हम केवाईसी के रिगार्डिंग डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम्म। जनरली बैंक का परसेप्शन क्या रहता है कि विदाउट डॉक्यूमेंट अकाउंट ओपन पॉसिबल ही नहीं है। ओके। लेकिन स्मॉल अकाउंट में आपको कस्टमर से एक भी केवाईसी नहीं लेना है और उसका अकाउंट ओपन कर देना है सर। ओके। लेकिन उसमें सर्टेन लिमिटेशन है सर। हम्म। तो उसमें सबसे पहली लिमिटेशन ऐसी है कि एग्रीगेट जो मेरी पर फाइनेंशियल ईयर जो क्रेडिट होगी, इट इज अप टू ₹1 लाख। जी। जिसमें एनईएफटी भी आ जाएगा, आरटीजीएस भी आ जाएगा, यूपीआई भी आ जाएगा, कैश भी आ जाएगा, एनी मोड ऑफ क्रेडिट्स। लेकिन ये लिमिट सीबीएस में कैसे कंट्रोल करेंगे फिर? वो सर हो जाती है। अच्छा। आपको सीबीएस में ये पैरामीटर जब स्मॉल अकाउंट ओपन करते हैं ना, तो उसमें ये सीबीएस में ये पैरामीटर आप डाल सकते हैं। ओके। तो वहां से वो उतना रेस्ट्रिक्ट कर देगी। हम्म। तो वो पॉसिबल है सर। ओके। ओके। ऐसा है। हम्म। फिर एग्रीगेट पर मंथ जो विड्रॉल या ट्रांसफर जो करना है, वो अप टू ₹10,000 है पर मंथ। ऊपर वाली जो कंडीशन थी वो पर फाइनेंशियल ईयर थी। जी। ये सेकंड कंडीशन है, वो विड्रॉल इंक्लूडिंग ट्रांसफर है। पर ओके। मंथ 10,000 से का ज्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। ओके। और एनी पॉइंट ऑफ टाइम उसकी बैलेंस 50,000, 50,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके। तो ये सारी कंडीशन जनरली स्मॉल अकाउंट में रहती है। और उसमें दूसरा एक क्लोज ऐसा भी रहता है कि फॉरेन का कोई इनवर्ड रेमिटेंस अलाउ नहीं है। जनरली यूसीबी में ये नहीं रहता है।
नहीं, कई बैंकों में अभी एनआरई अकाउंट लेते हैं ना, तो बीएसबीडी एनआरई ऐसा ऐसा अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि उसमें फॉरेन वो करेंसी का रेमिटेंस नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए सर। लेकिन वो अगर इंडियन रुपीज में उसको आए तो चलेगा क्या? इंडियन रुपीज में जो कंडीशन हमने बताई पर तो मंथ की उसके और ऊपर पर ईयर चलेगा, वाली, वो उसके कंडीशन आसपास सेट चलेगा। है, और ये हाँ तो कोई इश्यू नहीं है। हाँ। लेकिन अगर कस्टमर को ये सर्विस देनी है कि अलाउ करना है, तो हाँ। बैंक को सारे केवाईसी एज पर जो हमने डिस्कशन किए वो सारे करेक्ट। केवाईसी और नॉर्मल करेक्ट। सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करके उसको अलाउ कर सकते हैं। करेक्ट। 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 ऐसा है। हाँ। और दूसरा एक लैप्सेस जनरली मैंने जो ऑब्जर्व किए है सर, कि हाँ। एसटीआर के या एएमएल के जो पैरामीटर रहते हैं वो बीएसबीडी में जनरली स्किप हो जाते हैं। तो वो सारे पैरामीटर इनवेरेबली फॉलो बीएसबीडी में या स्मॉल अकाउंट दोनों में नहीं, करना है लेकिन सर। अगर इसमें सर अमाउंट का रिस्ट्रिक्शन है तो एसटीआर और इसका पैरामीटर आएगा नहीं ना, कि 1 लाख के ऊपर जाने हाँ, नहीं है, वो सीलिंग कर दिया। तो कर वो दिया जो सर। एएमएल का रिपोर्टिंग है या ये है, ये शायद नहीं आएगा। ऐसा कोई इवेंट है जो आपको कवर करना पड़ेगा? मैं ऐसा बताऊंगा सर, मैंने स्मॉल स्मॉल ट्रांजेक्शन करके मैं बताऊंगा कि मेरा किसी भी टाइम 50,000 से ज्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। और हम्म। स्मॉल और मैं एफआई इंडिया या एसटीआर के पैरामीटर के बारे में बताऊं ना जनरली, तो ऐसा नहीं है कि 1 रुपये का है तो नहीं करना है और 1 करोड़ का है तो करना है। वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं है सर। हाँ, वो सस्पिशन के ऊपर है। वो हाँ एग्जैक्टली। वो सस्पिशन के ऊपर है, मतलब ग्राउंड्स ऑफ सस्पिशन डिफाइन करने पड़ते हैं। एग्जैक्टली सर। हाँ। तो वहां पे दिक्कत आ जाएगी सर। जी। 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 और एक सर सवाल है इसमें, हाँ कि बिजनेस प्रूफ फॉर ओपनिंग ऑफ द अकाउंट जो है, उसके हाँ। बारे में आप कुछ हमें बताइएगा। ओके। हाँ। तो जनरली बैंक में परसेप्शन मतलब ऐसा रहता है कि किसी भी प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट ओपन करना है तो गाइडलाइन बताओ तो सर, कंपलसरी एक एक दो मिनट, एक बिजनेस। एक एक मिनट, एक मिनट। मेरा ये मानना है कि आप प्रोप्राइटरी का बताने के बाद आप कंपनी का बताओ, और हाँ पार्टनरशिप का सर। भी बता दो। तीनों यू स्पीक ओके। फॉर 10 मिनट्स, ये पूरा कवर कर लो। हमें वो समझ ओके। में आना चाहिए कि क्या जरूरी है और क्या होना चाहिए। एग्जैक्टली सर। क्या? राइट। हम्म। तो सबसे पहले मैं प्रोप्राइटरशिप वाला कवर कर लेता हूँ जी। कि प्रोप्राइटरशिप में गाइडलाइन बताऊँ तो ऐसा है कि बिजनेस के दो डॉक्यूमेंटेशन लेने हैं बिजनेस के। हम्म। तो जनरली काफी सारी बैंकों में ऐसा ऑब्जर्वेशन निकला है, और इसके रिगार्डिंग जिसने एक डॉक्यूमेंटेशन ही बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन लिए है तो उसमें भी काफी सारी बैंकों को पेनल्टी इसके रिगार्डिंग इनिशिएट हुई है। तो काफी सारी बैंक मुझे ऐसा सवाल पूछती है कि अगर कस्टमर के पास एक ही बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन है और उसका अकाउंट ओपन करना है तो कैसे कर सकते हैं। हम्म। तो उसके लिए मैं बताऊंगा कि अगर कस्टमर एक डॉक्यूमेंटेशन बिजनेस का दे रहे हैं, अब उसमें कौन कौन से वैलिड है मैं क्विकली बता देता हूँ। उसमें हम्म। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग यूआरसी मतलब उद्यम रजिस्ट्रेशन इज वैलिड, वो वैलिड है। फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से शॉप एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस मिलता है, इट इज ऑल्सो वैलिड। सेल टैक्स इनकम टैक्स के रिटर्न वो भी वैलिड है। जीएसटी के, वैट के, या वो भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे रहा है या वो दे रहा है, इट इज ऑल्सो वैलिड। यूटिलिटी ओके। बिल दे रहा है, आईसी कोड दे रहा है, अगर इनकम टैक्स का रिटर्न दे रहा है तब भी वो वैलिड है। ओके। तो इसमें से अगर एक ही डॉक्यूमेंट अवेलेबल है और बैंक उसका प्रोपराइटरी का इंडिविजुअल वो अकाउंट ओपन करना चाहती है, तो बैंकों को उसको एक क्लोज, रिजर्व बैंक ने अपने सर्कुलर में दिया है जिसमें उसने वर्ड यूज किया है कॉन्टेक्ट पॉइंट वेरिफिकेशन। ओके। तो बैंकों को क्या करना है इसके रिगार्डिंग एक इंस्पेक्शन करना है, और एक डॉक्यूमेंटेशन जो बिजनेस प्रूफ के है उसका एक डॉक्यूमेंटेशन लेना है और साथ में एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट अटैच करना है, तो उससे वो अकाउंट ओपन हो जाएगा प्रोपराइटरी का। ओके। ऐसा है। फिर कंपनी के लिए क्या होगा? ओके। तो कंपनी के लिए क्या रहता है सर, कंपनी के लिए सबसे पहले उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए, मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहिए, कंपनी का पैन कार्ड भी चाहिए, और एक बोर्ड का रिजोल्यूशन चाहिए कि हमें ये बैंक में अकाउंट ओपन करना है। हम्म। और दूसरा एडिशनल जो दो क्लोज है जहां पे बैंक की लैप्सेस रहती है वो बता देता हूँ सर। दूसरी एक कंडीशन है कि होल्डिंग ऑफ सीनियर मैनेजमेंट जो पोजीशन कर रहे हैं उसके सारे नाम बैंक के पास होने चाहिए। ओके।
सीनियर मैनेजमेंट पे जो काम कर रहे हैं उसके हाँ, सारे भले वो सीनियर डायरेक्टर हो या मैनेजमेंट, नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर मैं बताऊंगा, सीईओ भी आ जाएंगे, सीएफओ भी आ जाएंगे, वो सारे सीनियर मैनेजमेंट पे जो वर्क कर रहे हैं उसके नाम बैंक के पास होने चाहिए। ओके, 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 ऐसा है। कंपनी के और बारे में। कंपनी के बारे में सर। हम्म। और दूसरा एक बता देता हूँ, अगर कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस और बिजनेस एड्रेस दोनों डिफरेंट है तो दोनों एड्रेस के वो लेने हैं सर, कि एविडेंसेस। दोनों अलग एड्रेस है सर। ओके, ओके, ओके। ऐसा है। अच्छा। और दूसरा फिर सर एक पार्टनरशिप पार्टनरशिप के के बारे बारे में। में बताइए। हाँ। हाँ सर, पार्टनरशिप के बारे में बताइए। पार्टनरशिप में सबसे पहले बैंक को पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन की कॉपी लेनी है। हाँ। फिर दूसरा पार्टनरशिप डीड लेनी है, हाँ। उसको पैन कार्ड लेना है, हम्म। और सारे पार्टनर के नाम होने चाहिए। जैसे हमने वो कंपनी में सीनियर मैनेजमेंट वाला देखा, यहाँ पे भी सारे पार्टनर के नाम अवेलेबल बैंक के पास होने चाहिए। हम्म। और सेम कंडीशन है कि उसका एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल बिजनेस ऑफिस अगर दोनों अलग अलग है तो वो भी डॉक्यूमेंटेशन लेना है साथ में। इसमें और एक चीज बैंकों को परेशान करती है, वो ये है हाँ सर। कि कई बार पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड होती है, तो उसका अकाउंट खोल सकते हैं क्या? हो सकता है सर, वो पॉसिबल है। उसमें क्या करना है सर, कि उस अकाउंट ओपनिंग के लिए बैंकों को जो हेड ऑफ द, वो सीबीएस में जो हेड डालते हैं कि इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप है, प्रोपराइटरशिप है या कंपनी है, वो हेड डालते हैं ना, तो वहां पार्टनरशिप की जगह उसको एओपी या अन इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन करके उसमें डालना है, यानी तब वो उसको पॉसिबल है। उसको वो विंडो बनाना ही पड़ेगा। विंडो, सीबीएस हाँ में विंडो हाँ, बनाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में आ जाएगा। आ जाएगा सर, और आ जनरली जाएगा। मैं बताऊं ईओबी का तो रहता है जनरली। हाँ, तो उसमें और एक सवाल ये आता है कि जैसे ट्रस्ट का है, वो ट्रस्ट का भी अगर अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट है तो वो कर सकते हैं इसी तरह से। कर सकते हैं सेम क्लोज, जैसे पार्टनरशिप में अनरजिस्टर्ड है उसमें भी ट्रस्ट का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज कंपलसरी। अगर नहीं है तो उसका जो अकाउंट ओपन होगा वो स्टेटस रहेगा, वो एओपी का रहेगा। ओके, यानी एओपी तो का अकाउंट स्टेटस लेके कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं। मुझे मुझे याद है 2016 के आसपास हाँ ये सर। ट्रस्ट के अकाउंट के बारे में रिजर्व बैंक ने एक 2016 में एक सर्कुलर निकाला था। वो सेविंग अकाउंट मत खोलो, करंट अकाउंट मत खोलो। क्या वो, जरा एक्सप्लेन एग्जैक्ट। करो ना, क्या झमेला है वो? हम्म। हाँ सर। चलिए, तो अभी रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वो जो अभी है जो आप 2016 की बता रहे हैं, हम्म। उसमें अभी उन्होंने मास्टर डायरेक्शन इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट कर दिए सर। ओके। और अभी तक ऐसा हो रहा था, इंटरेस्ट रेट ऑन मास्टर डायरेक्शन जो थी वो कॉमर्शियल बैंक के लिए और यूसीबी के लिए दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट थी। करेक्ट। लेकिन ये जो 2025 में नई आई ना, उन्होंने ये कंबाइन कर दी। ओके। तो अगर आपका सवाल मैं कंटिन्यू करूँ तो इसमें ऐसा है कि सेविंग अकाउंट अगर ट्रस्ट का ओपन करना है तो उसमें एटीजी का जो एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट रहता है, वो अगर नहीं रहेगा तो या यू कैन नॉट या ओपन। एटीजी, एटीजी नहीं पता होगा सर, उसमें रहेगा 12 है। 12 है, 12 12 का, है, 12 है। हाँ। हाँ 12 का एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट है, तो उसका सेविंग अकाउंट एज अ बैंकर हम ओपन कर सकते हैं। ओके। अब उसमें दूसरी एक टेक्निकलिटी सर बता देता हूँ, जो नई रिवीजन आई है। हाँ। जनरली हम सोसाइटी का भी सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, तो हम्म। कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। हम्म। तो अभी तक मतलब 31 मार्च तक जनरली ऐसा था कि अगर सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो उसका सेविंग अकाउंट हम ओपन कर सकते हैं, रजिस्टर्ड सोसाइटी है। लेकिन अभी जो रिसेंटली ये रिवीजन आया है उसमें उन्होंने ऐसा बताया कि अगर सोसाइटी 1860 मतलब 1860 में अगर रजिस्टर्ड है, या उसके रिगार्डिंग जो जो नेचर ऑफ उसमें जो क्लोज या पर्पस दिए गए हैं, ऐसी सोसाइटी है, तब भी उसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वरना नहीं। तो अभी मैं सिंपली ऐसा बताऊंगा कि मेरी हाउसिंग सोसाइटी है, रजिस्टर्ड है, तब भी मेरा अकाउंट ओपन नहीं होगा अब, जो रिवीजन के बाद आया है सर, हाँ, ये रिसेंटली। फर्स्ट ऑफ अप्रैल के बाद में एग्जैक्टली, कोऑपरेटिव हाँ। हाउसिंग सोसाइटी पुराने जो खुले हुए हैं वो चलेंगे। अब मेरा सर इंटरप्रिटेशन जनरली ऐसा रहेगा कि जब तक ये रिवीजन नहीं था तब ओपन हुए तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन ओके। इसके बाद जो ओपन हुए तो ये पॉसिबल नहीं रहेगा सर। अरे वो माइग्रेशन करने की जरूरत वैसे नहीं है। 31 मार्च के पहले जो हाउसिंग सोसाइटी वालों ने सेविंग अकाउंट खोल के रखे हैं वो चलते रहेंगे। दैट इज द लेकिन व्यू यहाँ, यू आर हैविंग। हाँ एग्जैक्टली सर, ओके। लेकिन यहाँ पे एक मतलब एक
मतलब वायोलेशन ऐसा भी एक निकल सकता है, या इंटरप्रिटेशन ऐसा भी निकल सकता है सर, कि जब उसका रीकेवाईसी ड्यू होगा। तब उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा करंट अकाउंट में। हाँ एग्जैक्टली सर। अरे नॉन इंटरेस्ट पेइंग अकाउंट करो आप, कुछ कुछ भी नाम दो उसको, इट यू कैनॉट पे एग्जैक्टली। इंटरेस्ट ऑन दैट सोसाइटी। तो इसमें तो बिल्कुल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का, बैंकों का बिजनेस तो मार खा जाएगा बहुत सारा। बिल्कुल बिल्कुल सर है। ओके। सर मुझे ये लगता है कि दिस इज अ क्लियर क्लैरिटी दैट यू हैव ब्रॉट, बिकॉज दिस इशू वाज अंडर डिस्कशन एंड कई लोगों ने मुझे भी सवाल पूछे थे। सो आई हैड थॉट ऑफ कवरिंग दीज क्वेश्चन सिंपली बिकॉज क्लैरिटी सबको मिल जाए, यही इच्छा थी। और एक मे बी फॉर 5 to 10 minutes यू कैन टॉक ऑन वन पर्टिकुलर टॉपिक विच इज हाँ इम्पोर्टेंट एंड विच इज इग्नोर्ड बाय द बैंकर्स। और वो टॉपिक है ये हाँ बेनिफिशियल इंटरेस्ट का जो सब्जेक्ट है, बेनिफिशियल ओनर का नेम। हाँ हाँ इसके बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन लोगों में है और बिल्कुल। लोग अब भी गलतियां करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी, कंसेप्ट क्या है, बैंकों को क्या क्वेश्चन लेना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये दोनों चीजें आप कवर करिएगा। ओके। तो रिजर्व बैंक ने अपने जो केवाईसी के मास्टर डायरेक्शन है उसमें ऐसा बताया कि लीगल एंटिटी में आपको बेनिफिशियल ओनर आइडेंटिफाई करने हैं, और उसको मैं बताऊंगा कि सीबीएस में भी रिकॉर्ड करना है, उसके रिगार्डिंग फॉर्म को इनकॉर्पोरेशन करना पड़ेगा आपको। हम्म। अब ओके। बेनिफिशियल ओनर किसे माना जाएगा, उन्होंने ये कंपनी के केस में, पार्टनरशिप के केस में और ट्रस्ट के केस में अलग अलग डिफरेंशिएशन किए हुए। ओके। पहले मैं आपको कवर करवाता हूँ सर, कंपनी के केस में, कि कंपनी के केस में क्या रहेगा। हम्म। तो कंपनी के केस में अगर मेरा 10% से ज्यादा शेयर कैपिटल या प्रॉफिट रहेगा, तो मैं अब उसमें बेनिफिशियल ओनर गिना जाऊंगा। ओके। मैं डायरेक्टर नहीं हूं, लेकिन हम्म। मेरा 10% से ज्यादा शेयर है, ओके। तो भी मैं बेनिफिशियल ओनर गिना जाऊंगा सर। ओके। 10% से ज्यादा शेयर कैपिटल है या प्रॉफिट है, कुछ भी है, तो मैं बेनिफिशियल ओनर में इंक्लूड हो जाऊंगा। हम्म। इंक्लूडिंग, दूसरा एक वर्ड उन्होंने यूज किया है, कंट्रोल्स। तो मैं एक्टिवली मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन कर रहा हूँ, और मैनेज पॉलिसी में डिसीजन मेकर में मेरा एक्टिव रोल है, तब भी मेरा, अगर मेरा 0% उसमें शेयर कैपिटल है, फिर भी मैं बेनिफिशियल ओनर में इंक्लूड हो जाऊंगा ओके। इन द केस ऑफ कंपनी। ओके। और पार्टनरशिप की बात करूं तो पार्टनरशिप में 10% ऑफ कैपिटल और प्रॉफिट और एक्सरसाइज कंट्रोल्स, जो सारी हमने उसमें कंपनी में भी डिस्कस कर ली। ओके। अभी बैंकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें क्या है? आई मीन, हाउ बैंक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डेफिनेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप? ये तो समझ में आ गया, कंपनी में क्या है, तो इसमें क्या है, उसमें क्या है, वो समझ में आ गया। हाउ बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इट? तो मैं ऐसा बताऊंगा सर, पहले बैंकों को क्या करना चाहिए कि बेनिफिशियल कौन, ओनर कौन है, वो फॉर्म में इंकॉर्पोरेट करना पड़ेगा और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यानी जो फिर तुम्हारा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है उसमें ही डाल दो आप। एग्जैक्टली सर। हाँ। फिर सेम सारे पैरामीटर उसको सीबीएस में भी डालने रहेंगे सर, कि बेनिफिशियल ओनर है तो मैं बताऊंगा कि आप और मैं बेनिफिशियल ओनर है, तो आपका और मेरा नाम सीबीएस में भी होना चाहिए, कि अकाउंट ओपनिंग का जो आप सीबीएस में मास्टर एंटर कर रहे हैं, वो मास्टर में बेनिफिशियल ओनर ये कंपनी में किन, कौन कौन है और कितने हैं, वो सारे उसके मैं बताऊंगा सर। पर्टिकुलरली बताऊं ना तो वो ये सारे के सीबीएस में सीआईडी ओपन होने चाहिए। ओके। हाँ, और यानी उसके सारे के केवाईसी एज पर गाइडलाइन हमने लिए भी होने चाहिए, बेनिफिशियल ओनर के मिनिमम। ये कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने ये किया नहीं होगा तो आपको ये करना जरूरी है, सिंपल। तो दूसरा एक बता देता हूँ सर, काफी सारे बैंकों को बेनिफिशियल ओनर आइडेंटिफाई नहीं किए, और ये फॉर्म में इनकॉर्पोरेट नहीं है, और सीबीएस में इनकॉर्पोरेट नहीं किए, तो उसके रिगार्डिंग भी पेनल्टी इनिशिएट हो चुकी हाँ, हो चुकी है पेनल्टी, इसीलिए तो ये बहुत है। इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू बी वेरी एग्जैक्टली। केयरफुल, क्योंकि ये अगर आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया आपके सीबीएस सिस्टम में तो ये तकलीफ बिल्कुल वाला काम हो जाएगा। और रिजर्व बैंक को क्या है, एक अकाउंट भी मिल गया ना तो भी काफी है पेनल्टी करने के लिए। उसको कोई 100 अकाउंट एग्जैक्टली लाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा सिस्टम बराबर नहीं है बोलने के लिए आसान हो जाता है। तो एग्जैक्टली यू हैव टू बी, आई मीन एज अ बैंकर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस। एग्जैक्टली सर। और एक चीज मुझे जो लगती है कि जिसके बारे में आपको हमें समझाना चाहिए, हाँ सर। ये
फॉर्म 60 और पैन कार्ड, इसमें हमारे हाँ। बंदे लोग बहुत सारी गलत करते हैं, बहुत कंफ्यूज ओके। करते हैं। तो इसमें राइट। क्लैरिटी जरा चाहिए, पैन कार्ड और फॉर्म 60 एग्जैक्टली सर। क्या। जनरली बैंक क्या सोचती है सर, कि सपोज मैं बताऊं कि एचयूएफ का अकाउंट है, इंडिविजुअल का अकाउंट है, या ट्रस्ट का अकाउंट है। सपोज ट्रस्ट का अकाउंट है तो उसमें हम जनरली ऐसा बताते हैं कि पैन कार्ड इज कंपलसरी। फॉर्म 60 के ऊपर हम उसका डिपॉजिट कलेक्ट नहीं करते। तो फॉर्म 60 ट्रस्ट के लिए वैलिड है कि नहीं, एचयूएफ के लिए वैलिड है कि नहीं, एसएचजी के लिए वैलिड है कि नहीं, या कंपनी के लिए वैलिड है कि नहीं, पार्टनरशिप के लिए वैलिड है कि नहीं, ये जनरली हमें पता नहीं रहता। हम्म। तो आप फॉर्म 60 देखेंगे ना, तो उसमें जो हेडिंग ऑफ द हेडिंग है ना, वहां पे लिखा है उन्होंने। तो उसमें उन्होंने एक सेंटेंस लिखा है, नॉट वैलिड फॉर पार्टनरशिप एंड कंपनी। ओके तो मैं ऐसा बताऊंगा सर, सिर्फ पार्टनरशिप और कंपनी के लिए फॉर्म 60 वैलिड नहीं है, बाकी सबके लिए वैलिड है। ओके 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 अगर ट्रस्ट का अकाउंट है वैलिड है, एचयूएफ का अकाउंट है वैलिड है, इंडिविजुअल का अकाउंट है वैलिड है। सिर्फ ओके पार्टनरशिप कंपनी के लिए वैलिड नहीं है सर। ओके। ऐसा है। अच्छा, ये तो फॉर्म 60, लेकिन पैन कंपलसरी है अकाउंट ओपनिंग के लिए? व्हाट आर द रेगुलेटरी गाइडलाइंस? कंपलसरी है पैन कार्ड लेना? ओके। हम्म, चलिए थोड़ा मैं बता देता हूँ। जी। पैन कार्ड या फॉर्म 60 दोनों में से एक लेना कंपलसरी है। ओके। लेकिन बैंकिंग के लिए लैप्सिस या गलतियां कहाँ होती है सर, हाँ। कि सपोज आपने पैन कार्ड तो ले लिया, हम्म लेकिन उसमें आपको एज अ बैंकर वो पैन कार्ड वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन इन द सेंस ओरिजिनल के साथ वेरिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ सर। वो आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट से जाके, इनकम इनकम टैक्स की वेबसाइट से तो नहीं पता होगा, लेकिन आपको उसके लिए एक यूटिलिटी लेनी पड़ेगी, एनएसडीएलसी या दूसरे जो प्रोवाइडर है, उससे हम्म आपको एक यूटिलिटी लेनी पड़ेगी। और हम्म वहां पे उसका जो पैन कार्ड है वो वैलिड है कि नहीं, वो वेरिफिकेशन कंपलसरी करना है सर, हम्म। ऑनलाइन। ओके ओके ओके। सर, और एक चीज हम पूछना चाहेंगे कि ये जो केवाईसी वाला झमेला है, हम उसको हाँ झमेला सर। कहते हैं, बट दिस विल बी द हाँ। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्योंकि समझ में नहीं आता है क्या करना है, उसमें क्लैरिटी चाहिए। केवाईसी और री केवाईसी में पीरियोडिसिटी क्या डिफाइंड है, और बैंकों ने क्या करना चाहिए, और ट्रैकिंग किस तरह से ओके। करना चाहिए, केवाईसी एग्जैक्टली और सर। री केवाईसी दोनों में? बिल्कुल सर। तो पहले गाइडलाइन क्या है वो मैं बता देता हूँ सर। गाइडलाइन ऐसा लिखा है, जो रीकेवाईसी है उसमें पीरियोडिसिटी एज पर रिस्क कैटेगराइजेशन दिया गया है, ओके कि आपकी जो अकाउंट ओपन हुई है उसकी रिस्क कैटेगराइजेशन कौन सी है। तो उसमें अगर आपकी हाई रिस्क है तो उसको एवरी 2 ईयर उसकी रीकेवाईसी या केवाईसी अपडेशन करना है। ओके अगर मीडियम है तो 8 साल में करना है। अगर लो रिस्क है तो उसको 10 साल के बाद करना है। ओके। ये मैंने एक सिंपल बता दिया। बराबर। लेकिन सिस्टम में अगर आपको मैं बताऊं तो सिस्टम में कहाँ पे लैप्सेस होती है, कि सपोज आज मेरा अकाउंट ओपन हुआ है, तो उसकी जो रिस्क कैटेगराइजेशन हुई है, तो नेक्स्ट री केवाईसी ड्यू कब होगी ना, वहां पे वो नहीं होता है। ओके कि ऑटोमेटिक रिस्क कैटेगराइजेशन के हिसाब से उसकी री केवाईसी डेट ऑटोमेटिक आनी चाहिए। ओके ओके ओके। हाँ। सर, बहुत सारे क्वेश्चंस पेंडिंग है अभी, और हम चाहेंगे कि अगले संडे में हम लोग पूरा कवर कर लेंगे। पक्का सर। नॉर्मली हम लोग टाइम स्लॉट जो है वो 30-35 मिनट का रखते हैं। वजह ये है कि लोग बाग ज़्यादा देखते नहीं है फिर। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे फिर से जुड़िएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी है, उसके लिए हम आपसे जवाब चाहेंगे, ताकि हमारे लोगों को जो भी ये चैनल देखते हैं उन सबको सहूलियत हो, और वो कंप्लायंस में एकदम परफेक्ट रहें। थैंक यू सो एग्जैक्टली। मच सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।